आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कि कॉमन ओरिजिन होता है और ये जो है कॉमन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। एक प्लांट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट, जिसमें कि क्या काम करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो डिवाइडिंग सेल है और परमानेंट जो है वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू के अंदर आता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड ऐसे होता है स्पेशलाइज्ड रीजन में। जैसे कि उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ही होता है मेरिस्टम, इसको मेरिस्टम कहते हैं। और मेरिस्टोस का ग्रीक मीनिंग जो है वो डिवाइडिंग होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के मेरिस्टम टिश्यू होते हैं। जैसे कि पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है शूट और रूट में के अपेक्स पार्ट पर मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम शूट और रूट के पास मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, ये जो रीजन है यही रीजन में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है जो कि एपिकल मेरिस्टम होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो टिप ऑफ द रूट पे होता है। उसी तरह शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो टिप ऑफ द स्टेम एक्सिस पर होता है। ठीक है, दोनों जो होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड एलोंगेशन ऑफ द स्टेम, ये जो है कुछ सेल जो है पीछे रह जाते हैं। और इस शूट एपिकल मेरिस्टम में एक्सिलरी बर्ड भी होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम में एक्सिलरी बर्ड होते हैं जो कि लेटर ऑन डेवलप करते हैं ब्रांच या फ्लावर में। इसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम में। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है तो मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है, उसको इंटरकैलरी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रासेस में मिलते हैं और रीजनरेट पार्ट जो होते हैं रिमूव किए जाते हैं ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के द्वारा। वहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम फिर से आ जाते हैं। ये जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम है दोनों जो है प्राइमरी मेरिस्टम कंसिडर किए जाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम वैसे मेरिस्टम होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ मेरिस्टम से वो डेवलप करके कुछ पार्ट में कन्वर्ट हो गए रहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम उसको कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ये जो है लेटरल मेरिस्टम ये मैच्योर रीजन ऑफ रूट के पास होता है और शूट के पास होता है, जो कि वुडी एक्सिस प्रोवाइड कराते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टम के बाद ये आते हैं, इसीलिए इसको सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ये एक तरह के सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये सब जो है एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टम का। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम प्रोड्यूस होता है। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं एपिकल के बीच में, उसके बाद इंटरकैलरी और देन लेटरल मेरिस्टम। हम लोग देखते हैं पहले एपिकल जो होता है शूट एपिक्स पे या फिर रूट एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ इन लेंथ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टम होता है। ये सब हमने देखा। उसके बाद हम लोग इंटरकैलरी के बारे में देखेंगे। इंटरकैलरी जो होता है वो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और ये जो होता है वो नोड के बेस पे या इंटरनोड के बेस पे भी प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी हो गया, एपिकल भी और इंटरकैलरी भी प्राइमरी हो गया। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम और ये लेटरल साइड ऑफ द प्लांट के साइड में प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड मतलब पार्श्व जगह। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
हम लोगों ने जैसे देखा दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लेकिन परमानेंट जो है वो एक तरह के डिफ्रेंशिएट होकर कुछ फंक्शन गेन कर लेते हैं। देखते हैं परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम लोगों को पढ़ना है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह हम लोगों को कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। एक एक करके देखते हैं। परमानेंट सेल होता क्या है पहले हम लोग देखते हैं। ये परमानेंट सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह ये आगे डिवाइड नहीं करते हैं। परमानेंट सेल जो होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में देखेंगे, सिंपल टिश्यू में सबसे पहला काइंड जो होता है वो पैरेन्काइमा होता है। सिंपल टिश्यू जो होता है केवल एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे। पैरेन्काइमा जो होता है वो मेजर कंपोनेंट की तरह होता है, और ये जो होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल, ये सब शेप अलग अलग शेप आता है पैरेन्काइमा टिश्यू का, जो कि परमानेंट सिंपल के अंदर आता है। इसके जो वॉल होते हैं वो थिन होते हैं और ये सेलुलोजिक होते हैं, क्योंकि ये पैरेन्काइमा है और ये पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है, इसीलिए इसका जो सेल वॉल है, इसका जो वॉल है वो सेलुलोजिक होता है। और ये पैक्ड भी हो सकते हो और उसमें इस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यू है, यहाँ पर स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे होंगे, इंटरसेलुलर ये सब स्पेसेस है। तो ये पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये आउटर एपिडर्मिस वगैरह में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्टोरेज और सिक्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये एक तरह से लेयर्स में होता है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होता है ज़्यादातर कोलेनकाइमा का बना होता है। कोलेनकाइमा जो होते हैं वो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद ज़्यादातर ये डाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो है होमोजीनियस लेयर में पाए जाते हैं और पैचेस में भी पाए जा सकते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इसका कॉर्नर में डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन, जैसा कि पैरेन्काइमा में हमने देखा था वहाँ पर केवल सेलुलोज का ये डिपोजिशन था, यहाँ पर सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होगा। ये जो है ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल ये सब शेप में आएंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसीलिए ये जो है इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट। पैरेन्काइमा का हमने फंक्शन देखा, हमने उसमें जो मेन फंक्शन था स्टोरेज और सिक्रेशन था, और यहाँ पर जो मेन फंक्शन है कोलेनकाइमा का वो है मैकेनिकल सपोर्ट। ये कहाँ ज़्यादातर मिलने की संभावना है, तो यंग स्टेम में और पेटियोल ऑफ द लीफ में हम लोग कोलेनकाइमा को देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ऊपर से थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड होते हैं, जिसमें कि न्यूमरस पिट्स होते हैं, और ये एक तरह का डेड टिश्यू है। अभी हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये सब जो है लिविंग टिश्यू था, बट स्क्लेरेन्काइमा जो है वो एक तरह का डेड टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है फाइबर और स्क्लेरिड में। फाइबर क्या होता है, तो थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड, पॉइंटेड सेल्स होते हैं जो कि ग्रुप में मिलते हैं। उसी तरह स्क्लेरिड क्या होता है, तो स्फेरिकल, ओवर, सिलेंड्रिकल और हाईली थिक एंड डेड होते हैं ये स्क्लेरिड्स। ठीक है, इसमें भी ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, और ये ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह में, पल्प में, ये सब में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा 3 तरह के सेल, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी हमने देखा ये दोनों जो है लिविंग है और ये जो है डेड है। उसके बाद हमने देखा इसका जो फंक्शन है ये स्टोरेज हो गया, और इसका सपोर्ट हो गया, इसका भी मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। तो ये दोनों जो फंक्शन है उसमें सिमिलर होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं ये फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर हम लोगों ने देखा लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, उसी तरह हम लोगों ने स्फेरिकल शेप्ड का स्क्लेरिड्स देखा।
ये आपका कॉलेनकाइमा, यहाँ पर कॉलेनकाइमा में देख सकते हो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेशीज नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वैक्यूल है और ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ताकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सके। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर, जिसमें क्या आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को और फ्लोएम को दोनों फर्दर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहला हम लोग देखेंगे जाइलम के पार्ट्स। तो जाइलम होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसके बाद वेसल्स होते हैं और ट्रैकेट्स होते हैं। तो ये आपके 4 तरह के जाइलम हैं। जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? तो वाटर का कंडक्शन होता है। वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन जो है वो जाइलम का काम होता है। इसके बाद जो होता है ये क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको? तो प्लांट को। ये 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अभी हमने बात की जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, जैसे कि अब एंजियोस्पर्म में वेसल्स होते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? तो ट्रैकेट्स इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लिग्निफाइड होते हैं और उसमें टैपरिंग है। तो हमने इस एक और बात करनी थी, जो हम लोगों ने 4 काइंड की बात की थी, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकेट्स। ये सारे जो होते हैं ये डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो केवल लिविंग होता है, क्योंकि ये डेड होते हैं इसलिए यहाँ पर लिग्निफाइड वॉल्स और टैपरिंग एंड्स मिलेंगे। लिग्निफाइड वॉल्स वैसे वॉल्स होते हैं जो एक तरह के डेड टिश्यू से बने होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। एक और बात आपको कंसीडर करनी होगी कि अगर डेड है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होंगे। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विथ वेरी इनफॉर्म, मतलब इसका जो लेयर होता है वो वेरी करते रहता है। अब वेसल्स के बारे में देखते हैं। तो वेसल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। वेसल क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। वेसल्स जो है इलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स के से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने बात की ट्रैकेट्स की, तो ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और वेसल्स क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल हो गया। ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बट ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, आगे मुड़ते हैं। वेसल जो होते हैं वो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जैसा कि हमने बात की जो भी डेड है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। वेसल्स मेंबर जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं और परफॉर्म करते हैं कंडक्शन। ठीक है, प्रेजेंस जो है वेसल्स का वो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंस हमने बात की कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता है। आते हैं जाइलम फाइबर पे। जाइलम फाइबर बहुत ज़्यादा थिक एंड वॉल्ड होते हैं, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है और ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेड। सेप्टेट कहने का मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह का सेप्टा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा ही एक ऐसा पार्ट है जो कि लिविंग होता है और थिन वॉल होता है। इसका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का मिलकर बना होता है। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं स्टार्च और फैट के रूप में। अदर सब्सटेंस जैसे कि टैनिन्स हो गया, उसका रेडियल कंडक्शन वाटर रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा ही होता है। तो अब आते हैं प्राइमरी जाइलम। जाइलम भी प्राइमरी और सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। उसी तरह प्राइमरी जाइलम जो है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में कन्वर्ट है। प्रोटो मतलब पहली बार जो बना हुआ जाइलम जो है वो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो है प्राइमरी प्रोटोजाइलम कहलाता है और लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो है मेटाजाइलम। मतलब पहले जो बन गया P4 पहले, P4 प्रोटोजाइलम और उसके बाद जो बना वो मेटाजाइलम। अब देखते हैं प्रोटोजाइलम किधर होता है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि स्टेम में या रूट में। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की तरफ हो। ठीक है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ हो। प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ होगा। और ये जो है इंडार्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरह होगा, ये प्रोटोजाइलम हो गया। और ये जो है एंडार्क कहलाता है। क्या कहता है? एंडार्क। और ये स्टेम का कंडीशन है। उसी तरह रूट में क्या होता है?
रूट में प्रोटोजाइलम जो है पेरीफेरी की तरह, अभी हमने बात की प्रोटोजाइलम यहाँ पर फर्स्ट सेंटर की तरफ था, यहाँ पर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ हो जाएगा। उसी तरह मेटाजाइलम क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा। तो इसको बोलेंगे एक्सार्क, ये रूट का कंडीशन है। तो रूट जो है एक्सार्क अगर कॉमन में भी देखा जाए, आप कैसे याद रख सकते हैं, रूट में आर आता है और एक्स एक्सार्क में भी आर आता है, तो रूट एक्सार्क हो जाएगा और स्टेम जो है एंडार्क हो जाएगा। ठीक है, स्टेम जो है एंडार्क, एंडार्क में क्या होता है, तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ। आगे मुड़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फूड का जो कंडक्शन है एक जगह से दूसरी जगह तक वो फ्लोएम के द्वारा भी होता है। जैसे कि हमने फ्लोएम जाइलम के बारे में 4 प्रकार पढ़ा था, उसी तरह हम लोग फ्लोएम के बारे में भी 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला हो गया फ्लोएम फाइबर, उसके बाद हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद हो गया फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिव ट्यूब सेल्स और उसके बाद कंपेनियन सेल। तो ये 4 प्रकार के होते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या हो गया, डेड हो गया। यहाँ जाइलम में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम पार्ट डेड था एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, बट यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट क्या है, वो लिविंग है। क्या है, लिविंग है सारे एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है और सारे जो है लिविंग पार्ट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का केस। तो फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो दोनों में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर सिव ट्यूब सेल की जगह वहाँ पर सिव सेल्स मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। उसी तरह कंपेनियन सेल के बजाय वहाँ पर एल्ब्यूमिनस सेल मिलते हैं, जिसको कि स्टार्सबर्गर सेल भी कहते हैं। तो फ्लोएम का काम हमने देखा, फ्लोएम 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल जिसकी कि हमने बात की और सिव सेल होता है। तो सिव ट्यूब के बजाय यहाँ पर सिव सेल होगा और वहाँ पर कंपेनियन सेल के बजाय एल्ब्यूमिनस सेल हो जाएगा। तो इस तरह हमने सबका फंक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सिव एलिमेंट जो होता है वो सिव एलिमेंट्स जो होता है वो पेरीफेरी होता है साइटोप्लाज्म के, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव नॉट एनी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर सिव एलिमेंट्स आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। कंपेनियन सेल जो होते हैं वो सिव सेल से अटैच्ड होते हैं और सिव ट्यूब एलिमेंट से अटैच्ड होते हैं, जो कि एक तरह का सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटिक सेल होते हैं, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट से। सिव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल दोनों मिलकर किससे कनेक्टेड होते हैं, तो पिटफील्ड से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद वो मेंटेन करने का काम करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। ठीक है, किसको मेंटेन करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे, ये भी इलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है। इसके जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के मिलकर बने होते हैं और उसमें पिट्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है दोनों के बीच में। और ये जो सेलुलोज वाला है, क्योंकि ये लिविंग है तो सेलुलोज मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है। तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि रेजिन्स हो गया, लैटेक्स हो गया, मिसिलीज हो गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसको नोट डाउन कर लेना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट में। मोनोकॉट में क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट आता है। सबसे लास्ट की बात करते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो है उसको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने जाइलम फाइबर की बात की थी। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल का बना होता है और ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये किस में एब्सेंट होता है, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होगा। ये इलोंगेटेड होते हैं
पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक एपिसिस होता है, और सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, फाइबर है तो थिक है। और मैच्योरिटी के बाद ये क्या है, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता क्योंकि ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम फाइबर जो होते हैं, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प है, ये सब कॉमर्शियली इस्तेमाल होता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म्ड, अभी हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो था वो प्रोटोजाइलम हो गया, लेटर फॉर्म्ड मेटाजाइलम। उसी तरह फर्स्ट फॉर्म प्रोटोफ्लोएम एंड देन लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम जो है वो बिगर होता है, सिव ट्यूब्स होता है, बिगर सिव ट्यूब्स होते हैं, और उसको मेटाफ्लोएम कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब टिश्यू सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे, एक एपिडर्मल सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद वास्कुलर सिस्टम। तो ये 3 ही सिस्टम पढ़ने हैं। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया, उसके बाद सबसे लास्ट जो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल सिस्टम। तो सबसे पहला पार्ट है एपिडर्मल सिस्टम में कोई भी अगर सेल होता है तो जो आउटर लेयर पाया जाता है वो एपिडर्मिस ही होता है। इसमें क्या क्या कंसीडर किया जा सकता है, तो पहला है लेयर एपिडर्मिस आ जाएगा, उसके बाद आएगा स्टोमाटा, उसके बाद आ जाएंगे स्टोमाटा में ही ट्राइकोम्स, और स्टोमाटा के बाद ट्राइकोम्स और हेयर्स आ जाएंगे। तो पहले एपिडर्मल सेल हम लोगों ने कंसीडर किया, उसके बाद स्टोमाटा, और उसके बाद एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या आ जाएंगे, ट्राइकोम्स और हेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर का पार्ट। हम लोग एक एक करके देखते हैं स्टोमाटा और ये सब क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो पहला लेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का एपिडर्मिस होता है, जो कि सिंगल लेयर होता है, और ये पैरेन्काइमेटस होता है, मतलब एक तरह का लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं और इसमें लार्ज वैक्यूल होता है। ये जो है वैक्सी क्यूटिकल कंसीडर किया जाता है। अगर एपिडर्मिस जो है आउटसाइड, एपिडर्मिस का आउटसाइड अगर कवर्ड है वैक्सी थिक लेयर से, तो उसको क्यूटिकल कहते हैं, जो कि लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। क्यूटिकल जो होता है रूट में एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। अब देखते हैं स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें गार्ड सेल होते हैं, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो है मोनोकोट में अलग तरह के होते हैं और डाइकोट में अलग तरह के। तो मोनोकोट में डंबल शेप और डाइकोट में बिन शेप्ड। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, स्टोमाटा जो होता है वो बिन शेप्ड, और यहाँ पर बिन शेप्ड का स्टोमाटा दिख रहा होगा, और यहाँ पर डंबल शेप। ये ज़्यादातर मोनोकोट में होंगे और ये ज़्यादातर डाइकोट में होंगे। तो इसमें स्टोमेटल अपरेटस हम लोग देखेंगे। स्टोमेटल अपरेटस जो होता है वो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स मिलता है। तो सब्सिडरी सेल्स देख सकते हो, ये सब्सिडरी हो गया, फिर इसके बाद गार्ड सेल्स हो गया, और स्टोमेटल कोर जो हो गया, ये सारे जो है मिलकर आपका बनाते हैं स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है ट्रांसपीरेशन, गैसेस एक्सचेंज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये गार्ड सेल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये जो होता है वो स्पेशलाइज्ड शेप में कुछ साइज़ के सेल्स मिलते हैं गार्ड सेल, उसको सब्सिडरी सेल्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स क्या होते हैं, तो एपिडर्मिस के बाद जो होता है, जैसे ये आउटर लेयर एपिडर्मिस हो गया, इसमें ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स होते हैं। तो देखते हैं रूट हेयर्स क्या होते हैं। यूनिसेल्युलर इलांगेशन होता है एपिडर्मल सेल का, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल को सॉइल से। उसी तरह स्टेम में क्या होता है, एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जिसको कि ट्राइकोट्स। तो यहाँ पर रूट की बात हो रही थी, तो वहाँ पर रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं जो कि एपिडर्मल लेयर पे पाए जाते हैं। उसी तरह स्टेम के केस में हम लोग देखेंगे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको। ये जो है ट्राइकोम्स जो होते हैं, एपिडर्मल हेयर जो कि ट्राइकोम्स कहते हैं, वो सूट सिस्टम के, वो जनरली जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, और ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट रेस्टेड भी हो सकते हैं। वो सेक्रेटरी हो सकते हैं, और ये वाटर लॉस से बचाते भी हैं।
अब नेक्स्ट है हम लोगों का सिस्टम। अभी हमने पढ़ा एपिडर्मल सिस्टम। एपिडर्मल सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, स्टोमाटा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ा। ट्राइकोम सिस्टम में और रूट हेयर्स जो है रूट एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वस्कुलर बंडल जैसे जाइलम और फ्लोएम को छोड़कर सारा कुछ जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखें, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे जो हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ये सिंपल तरह के टिश्यू होते हैं और पैरेन्काइमेटस होते हैं, कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेन्काइमा भी से भी मिलकर बने होते हैं। पैरेन्काइमेटस जो होता है वो जनरली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, मेडुलरी रेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इन द प्राइमरी स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है। उसी तरह लीव्स और ग्राउंड टिश्यू इसमें क्या होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि मेसोफिल होता है। अभी हम लोग स्टेम और रूट की ही ज़्यादा बात करेंगे, तो बस इतना ही है। यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सपोज़ एक सेल है जिसमें कि सबसे ऊपर वाला लेयर जो है आपका एपिडर्मिस था, यहीं पर ट्राइकोम्स और हेयर्स मिल रहे हैं, हे ट्राइकोम्स इन द स्टेम और हेयर्स इन द रूट। तो ये एपिडर्मल सिस्टम था, इसी में स्टोमाटा भी मिल रहा था। उसके बाद ये जनरल कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद पेरिसाइकल आता है, पित्त आता है, मेडुलरी रेस जो कि वास्कुलर बंडल के अंदर आएंगे, लेकिन वो वास्कुलर बंडल सिस्टम के पार्ट नहीं होते, इसीलिए ये जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या हो गया इसके पार्ट, पहला हो गया पेरिसाइकल, उसके बाद हो गया पित्त, उसके बाद मेडुलरी रेस और यहाँ पर सबसे पहले कॉर्टेक्स। तो ये जो है 4 पार्ट। इसको भी इंट्रास्टिलर और एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में पाया जाता है, जो कि अभी डिस्कस नहीं करना है आपको इस क्लास में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम केवल जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना हुआ होता है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर और जाइलम के बीच में पाया जाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डाइकोट स्टेम में कैम्बियम जो होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है, इसी को कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो वहाँ पर हो जाएगा ओपन। देखते हैं, अगर कोई वास्कुलर बंडल है जिसमें कि कैम्बियम अगर है प्रेजेंट तो इसीलिए इसको फिर से करेक्ट कर लेना है कि अगर वास्कुलर प्रेजेंट है, ओपन वास्कुलर बंडल कब कहा जाएगा, जब जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो है यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, उसके बाद सेकंड में भी प्रेजेंट है। तो ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको क्या बोला जा रहा है, अगर प्रेजेंट है तो ओपन बोला जा रहा है। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ओपन बोला जा रहा है, अगर एब्सेंट है तो क्लोज बोला जा रहा है। यहाँ पर क्लोज्ड है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज्ड। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है डिफरेंट रेडियस अगर जाइलम फ्लोएम डिफरेंट अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है तो रेडियल, अगर सेम रेडियस पे प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कॉन्जॉइंट। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कैम्बियम यहाँ पर जो है जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पे, इसलिए इसको रेडियस। यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम जो है सेम रेडियस पे हैं तो इसको कॉन्जॉइंट कहा जाएगा। और सिंस यहाँ पर प्रेजेंट है कैम्बियम तो इसीलिए उसको कॉन्जॉइंट ओपन कहेंगे। तो ये हो गया आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। एनाटॉमी डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है डाइकोटिलीडन रूट। तो डाइकोटिलीडन रूट में सबसे पहला जो फ्लावर का आउटर लेयर होता है वो एपिब्लेमा होता है। क्या होता है, एपिब्लेमा। ठीक है, तो इस मान लो सबसे पहले एपिडर्मिस होगा तो एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा कहा जा रहा है। किस केस में,
तो रूट के केस में, डाइकोट रूट के केस में पहला लेयर जो होता है एपिब्लेमा कहलाता है और इसी से ये रूट हेयर्स निकले रहते हैं। इसके बाद वाला जो लेयर होता है हमारा कॉर्टेक्स क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जिसमें कि ये जो कि सेवरल लेयर का मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा एपिब्लेमा कहलाएगा, उसके बाद रूट हेयर और ये कॉर्टेक्स जो है वो कुछ लेयर्स के मिलकर बने होते हैं। अभी डाइकोट रूट की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डाइकोट रूट में नेक्स्ट लेयर जो होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है, एंडोडर्मिस। हम लोगों ने कैस्पीरियन स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ा है। ये क्या है, एक तरह का बैरियर होता है जो कि डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होने देता है। क्यों, डायरेक्ट मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के अगर जरिए जो है मूव होते हैं। तो कैस्पीरियन स्ट्रिप जो होता है वो एक डिपोजिशन होता है, किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का, जो कि एंडोडर्मिस कुछ थिक लेयर का मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है पेरीसाइकल। क्या आता है, पेरीसाइकल। यहाँ पर देख सकते हो कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एक तरह का बैरियर दिख रहा है, यहाँ पर बैरियर दिख रहा है। उसके बाद आता है पेरीसाइकल एंड देन प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम हो गया, और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड जाइलम हो गया। इसके बाद सबसे एक सेंटर पे हम लोग पित्त देखेंगे और ये फ्लोएम हो गया। तो ये था आपका डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर। डाइकोट रूट स्ट्रक्चर में हम लोग आगे देखेंगे क्या कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो रूट में ही केवल पाए जाते हैं। ये जो होता है जैसे कि पैरेन्काइमेटस सेल है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है, इसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये केवल डाइकोट रूट में ही मिलता है। कोई भी एंडोडर्मिस के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, जितना भी ये आपको एंडोडर्मिस दिख रहा होगा, एंडोडर्मिस के स्ट्रक्चर जितना भी अंदर आ रहा है, जैसे पेरीसाइकल हो गया, प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया, पित्त हो गया, ये सब फ्लोएम हो गया, ये सब जो हैं आपके स्टील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कि स्टील कहलाते हैं। ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जैसे कि पेरीसाइकल हो गया, वास्कुलर बंडल हो गया, पित्त हो गया, ये सारे जो हैं स्टील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टील। अभी हम लोग मोनोकोट रूट की बात करेंगे। मोनोकोट रूट जो होते हैं वो डाइकोट रूट के एस्पेक्ट में सिमिलर होते हैं। इसमें भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल और पित्त होते हैं। इसमें जो होता है जाइलम बंडल्स कम होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है यूजुअली मोर देन 6 जाइलम होते हैं, इसको पॉलीआर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीआर्क। मोनोकोट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाइकोट रूट के कंपेयर में एज़ कम्पेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव अ फ्यूअर, यहाँ पर डाइकोट रूट में जाइलम बंडल्स कम था, बट यहाँ पर क्या है, जाइलम बंडल पैचेस में है और यहाँ पर 6 पॉलीआर्क के फॉर्म में होता है। पित्त जो होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकोट रूट जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं जाने जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है कि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, डाइकोट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट डाइकोट स्टेम की बात करते हैं। अभी हम लोग मोनोकोट स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डाइकोट स्टेम में क्या होगा, ये एक तरह के यंग डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं और एपिडर्मिस जो है सबसे पहला और प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। उसके बाद होता है थिन लेयर क्यूटिकल का होता है, जिसमें कि ट्राइकोम्स और स्टोमाटा कुछ आ जाते हैं। तो पहला लेयर हमने देखा एपिडर्मिस, जिसमें कि पहला एपिडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मल हेयर में मिल रहे हैं जिसमें कि ट्राइकोम्स, और इसके बाद का लेयर होता है हाइपोडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किस किस चीज़ का बना होता है, तो आपका हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सब का मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल लेयर जो होते हैं एपिडर्मिस के भी दिख सकते हैं, पेरीसाइकल के भी दिख सकते हैं, जिसमें कि कॉर्टेक्स आता है। ये 3 सब जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि पहला हो गया आउटर जो हो गया हाइपोडर्मिस, जिसमें कि वो कुछ कोलेनकाइमेटस लेयर से मिलकर बने होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर हो गया जो कि हाइपोडर्मल के नीचे पाया जाता है और ये कॉन्सेपिक्यू
कॉन्सिपिक्यूअस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा अंदर जो होता है एंडोडर्मिस। तो हम लोगों ने 3 लेयर के बारे में पढ़ा जो कि एपिडर्मिस के बाद का लेयर है। पहला हो गया हाइपोडर्मिस, उसके बाद हो गया कॉर्टिकल लेयर, और उसके बाद हो गया एंडोडर्मिस। तो ये था आपका डायकोट स्टेम के बारे में। और इनर टू एंडोडर्मिस सारा जो है स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टील। सबसे इनर मोस्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या है? तो एंडोडर्मिस। उसके बाद आउटर लेयर या फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील क्या कहलाएगा? तो पेरीसाइकल। पेरीसाइकल जो होता है वो फर्स्ट लेयर ऑफ स्टील कहलाता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हो गया डायकोट का पिक्चर और ये हो गया मोनोकोट का पिक्चर। ईटीएस ऑफ स्टेम किया गया। पहला लेयर एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस, उसके बाद वास्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है। यहाँ पर एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस दिख रहा है, उसके बाद वास्कुलर, जाइलम फ्लोएम एंड ग्राउंड टिश्यू। ये हो गया मोनोकोट के बाद। मोनोकोट में हम लोगों ने देखा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, इसलिए हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस जो पेरीसाइकल प्रेजेंट होता है उसमें फ्लोएम जो होते हैं सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होते हैं, और वस्कुलर बंडल में रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं जिसमें कि मेडुलरी रे होता है, और लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में। तो ये है डायकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स। वस्कुलर बंडल का क्या अरेंजमेंट रहता है? ये कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट मीन्स उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन कहेंगे। और ये एंडार्क प्रोटोजाइलम होता है। एंडार्क प्रोटोजाइलम मतलब प्रोटोजाइलम पेरी नहीं सेंटर पे मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर राउंड पैरेन्काइमेटस सेल मिल रहे हैं, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेंट्रल पोर्शन में पित्त तो मिलता ही। मोनोकोट स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अब मोनोकोट स्टेम पे आते हैं तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस जो लेयर होता है वो स्क्लेरेन्काइमेटस मतलब डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है। और इसमें जो होता है बंडल सिक जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। कॉन्सिपिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलते हैं। इसमें वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड मिलते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल जनरली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द लोकेटेड वंस। और फ्लोरेन पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट स्टेम में। तो ऐसे ये से इम्पॉर्टेंट बात है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद डायकोट डोर्सीवेंट्रल डायकोट लीफ की बात करते हैं तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मेसोफिल होता है और पैलिसेड। इसमें मेसोफिल जो है 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी, ठीक है। पैलिसेड और स्पॉन्जी। सबसे पहले एपिडर्मिस होगा। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? डोर्सीवेंट्रल डायकोट लीफ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पहला लेयर एपिडर्मिस होगा जो कि कवर करता है एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेस में। एबैक्सियल लोअर सरफेस को कहेंगे, एडैक्सियल अपर सरफेस को कहेंगे। इसमें कॉन्सिपिक्यूअस क्यूटिकल्स होता है, इसमें स्टोमाटा होता है। एडैक्सियल साइड में, एडैक्सियल मतलब अपर सरफेस में आपका होता है स्टोमाटा। इसमें इवन कभी कभी क्या होता है इसमें स्टोमाटा नहीं भी हो सकते हैं। और जो टिश्यू जो मिलते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में उसको मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। 2 तरह के सेल से मिलकर बने थे। तो एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया एक दूसरे के अरेंज होते हैं ये में, इसको स्पॉन्जी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद होता है बिलो। ये बहुत ज़्यादा दूर दूर अरेंज होता है और इसमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलेंगे पैलिसेड। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा एपिडर्मिस के बाद लंबे लंबे सेल्स का बना होता है। उसके बाद इसके बीच स्पेस नहीं होता। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्फेरिकल होते हैं जो कि दूर दूर से मिलकर बने होते हैं। तो मेसोफिल 2 तरह से डिवाइड हो गया, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी, ठीक है। ये था आपका डायकोट लीफ के बारे में। उसके बाद मोनोकोट
बंडल शीथ शेल आते हैं, जो कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीफ में आएगा और पैरेलल वेनेशन जो होता है वो मोनोकॉट लीफ में आता है, ठीक है। रेटिकुलेट डाइकॉट के फीचर है डाइकॉट लीफ का, और पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद देखते हैं आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ वही सेम, ये इसमें डॉर्सी वेंट्रल लीफ होते हैं। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस है। स्टोमाटा प्रेजेंट होता है दोनों सरफेस पे। मेसोफिल जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी में। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये पैलिसेड हो गया और ये स्पॉन्जी हो गया। इसमें ईयर कैविटीज़ प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद ग्रासेस और ये सब में जो होते हैं मोनोकॉट में वो बुलीफॉर्म सेल्स मिलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और उसको टारगेट बना देते हैं जब लीफ कभी भी वाटर से एक्सपोज होता है। और फ्लैसिड होते हैं वाटर स्ट्रेस के कंडीशन में। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में और रेटिकुलर वेनेशन डाइकॉट लीफ में पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टम। देखते हैं जो ग्रोथ होता है रूट और स्टेम का, वो हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टम को प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए। एपिकल मेरिस्टम में जो ग्रोथ आता है वो उसके बाद जो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो प्राइमरी अगर टिश्यू हैं वो फिर से डिवीज़न कैपेसिटी अगर रीगेन कर लेते हैं तो उसको वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इंक्रीज़ इन गर्थ के लिए कुछ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहीं आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कहलाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये लेटरल मेरिस्टम और वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये सारी चीज़ें हैं, टिश्यू जो है इन्वॉल्व रहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। वैस्कुलर कैम्बियम का देखते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? तो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, वो जो है वैस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। जैसे कि अगर कोई चित्र में यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम है तो बीच में जो आने वाला लेयर है वो आपका वैस्कुलर कैम्बियम है। कैसे कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। डाइकोट स्टेम में जो सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, वो आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और अगर जैसे सपोज़ ये जाइलम फ्लोएम का बीच है तो इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। और ये जो है अगर दो जाइलम फ्लोएम के बीच में है तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दस अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। तो इस तरह अगर जाइलम फ्लोएम है तो इस तरह ये मेडुलरी रेज जो होती है वो मिलकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है और इस तरह एक रिंग बन जाता है। एक्टिविटी क्या होता है कैम्बियल रिंग का? कैम्बियल रिंग जो होता है एक्टिव होता है और न्यू सेल्स को बनाना शुरू कर देता है टुवर्ड्स इनर और आउटर साइड। तो इनर साइड कैसे बनता है और आउटर साइड कैसे बनता है? तो इनर साइड जो होते हैं वो दो साइड से करते हैं, ठीक है। तो अगर पिथ की तरफ का है कट रहा है तो वो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। अगर सेंटर है सपोज और यह पिथ सेंटर पे है तो अगर इधर से कट के आ रहा है तो वो आपका जो है सेकेंडरी जाइलम होगा, और अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा। तो इस तरह हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे एक्टिविटी होता है कैम्बियल रिंग का। नेक्स्ट है कैम्बियम जो होता है जनरली मोर एक्टिव होता है आउटर साइड का। कैम्बियल जो है मोर एक्टिव होता है इनर साइड का देन आउटर साइड, मतलब उसका जाइलम जो सेकेंडरी जाइलम जो है वो मोर एक्टिव होगा। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज़ मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। तो मतलब सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। और इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जो है धीरे धीरे क्रस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लेयर है, अगर सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन रहा है तो वो धीरे धीरे
क्रस्ट हो जाते हैं और इस तरह कंटिन्यूड फॉर्मेशन की वजह से जो कंटिन्यूड फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी जाइलम, अगर इधर सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बन रहा है तो ऑब्वियस है पीछे साइड वो फ्लोएम जो है वो कॉर्नर साइड जाएगा और वो पीछे जो है जितने पुराने सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रस्ट होते जाएंगे। प्राइमरी जाइलम हालांकि जो है मोर और लेस इंटैक्ट होता है सेंटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लेसेस में कैम्बियम जो है नैरो बैंड बनाते हैं पैरेन्काइमा का, जो कि सेकेंडरी जाइलम इंक्लूड करता है और सेकेंडरी फ्लोएम इंक्लूड करता है रेडियल डायरेक्शन में। इसी को सेकेंडरी मेड्युलरी रेज कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर एपिडर्मिस है, ये दो अगर जाइलम फ्लोएम के बीच का जो लेयर है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है, और बीच में जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों जाके मेडुलरी रेज बनाते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। एक्टिविटी जो कैम्बियम का अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कैम्बियम का ऑब्वियस है बनना जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेट और क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो होता है बहुत एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वाइडर कैविटीज़ बन जाती है। और ये जो वुड बनता है इस सीज़न के दौरान इसको कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। क्या कहेंगे? स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। उसी तरह विंटर के केस में क्या होता है, कैम्बियम जो होता है लेस एक्टिव होता है और जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है कम, मतलब यहाँ पर फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स बनेगा। तो इससे जो वुड बनेगा नैरो वेसल्स के साथ, इसको कहेंगे ऑटम वुड और लेट वुड। क्या कहेंगे? लेट वुड या ऑटम वुड। जो पहले बन रहा था स्प्रिंग सीजन में ये बहुत कैम्बियम एक्टिव था, यहाँ पर कैम्बियम एक्टिव नहीं है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट बन रहा था और इससे जो है ये अर्ली वुड बन रहा था। तो अर्ली वुड और लेट वुड का यही डिफरेंसेस है। स्प्रिंग वुड जो होता है, जो अर्ली वुड है, स्प्रिंग वुड कहें या अर्ली वुड कहें, स्प्रिंग वुड जो होता है वो लाइटर होता है, कलर में क्या होता है, लाइटर होता है और इसमें लोअर डेंसिटी। ऑटम वुड का जो होता है वो, ऑटम वुड में क्या होता है, लोअर डेंसिटी होता है। फिर से देखते हैं हम लोग। स्प्रिंग वुड जो है लाइटर कलर का होता है, उसके बाद हैज़ अ लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू ऑटम वुड। ऑटम वुड में क्या होता है, डार्कर होता है, हाई डेंसिटी। तो स्प्रिंग वुड में क्या कहेगा, लोअर डेंसिटी रहेगा। उसी तरह ऑटम वुड में क्या रहेगा, लार्ज डेंसिटी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर दो तरह के वुड अपीयर होते हैं अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग में, इसी को कहते हैं एनुअल रिंग। ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड दोनों मिलकर बनाते हैं एनुअल रिंग। क्या बनाते हैं? एनुअल रिंग। नेक्स्ट देखते हैं हर्टवुड और सैपवुड क्या होता है। ओल्ड ट्रीज़ में ग्रेट पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा डार्क होता है ब्राउन डिपोजिशन की वजह से, जैसे कि टाइनिन्स हो गया, राइजिन्स, ऑयल्स, गम्स, ऑटोमेटिक सब्सटेंस, ये सब जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम में। तो इसकी वजह से ये जो वुड होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और असिस्टेंट टू अटैक ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये जो रीज़न है वो डेड एलिमेंट और हाईली लिग्निफाइड हो जाता है, इसी को हर्टवुड कहेंगे। हर्टवुड वाटर कंडक्ट नहीं करता, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। उसी तरह पेरिफेरल रीजन जो सेंटर को छोड़ के अगर पेरिफेरल रीजन पे जाएं तो पेरिफेरल रीजन में सेकेंडरी जाइलम होते हैं और जो कि लाइटर इन कलर होता है उसी को सैपवुड कहते हैं। ये जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है और मिनरल्स का भी कंडक्शन कराता है रूट टू अदर पार्ट, तो इसको कहेंगे सैपवुड। तो हर्टवुड और सैपवुड में होप की डिफरेंस समझ में आ गया। हर्टवुड क्या होता है, हर्टवुड और सैपवुड। हर्टवुड में क्या होता है, ये सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं, ऑर्गेनिक डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर ये हार्ड होता है, सेंटर पे वाटर कंडक्शन नहीं कराता है। उसी तरह सैपवुड में वाटर कंडक्शन होता है, ये लाइट होते हैं, ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होता है, मैकेनिकल सपोर्ट
प्रोवाइड कराते हैं। सॉरी, ये हार्डवुड जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सैपवुड जो है वाटर कंडक्शन कराता है। तो इस तरह हार्डवुड और सैपवुड में डिफरेंस हम लोग ने देखा। नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो स्टेम में लगातार जो गर्थ के इंक्रीमेंट की वजह से इंक्रीजमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उससे जो वैस्कुलर कैम्बियम बनता है वो आगे जाके रिप्लेस होता है प्रोटेक्टिव सेल लेयर से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और सपोज़ यहाँ पर जो है, ये आपको पिक्चर में देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आउटर लेयर जो होता है कॉर्क कैम्बियम का, ये सपोज़ वास्कुलर, ये जाइलम फ्लोएम का ये आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर साइड फ्लोएम और इनर साइड जाइलम। तो ये जो दिख रहा है कैम्बियम, कैम्बियम के आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर दोनों साइड से फॉर्मेशन होता है। तो आउटर स्ट्रक्चर में आपका क्या डेवलप्ड होगा? आउटर स्ट्रक्चर जैसे ये बीच में आपका कॉर्क कैम्बियम हो गया, इसको फेलोजन कहेंगे। सपोज़ ये जो है फेलोजन कहलाएगा या कॉर्क कैम्बियम, इसका सेकेंड नाम पूछने को आता है, ठीक है। तो आउटर सेल जो होता है वो फेलम, आउटर साइड अगर जाएगा तो फेलम कहलाएगा, और इनर साइड जो डेवलपमेंट होगा वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही फेलोडम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोडम। और आउटर कॉर्क को क्या कहते हैं? फेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलम। तो आउटर में फेलम, बीच में फेलोजन और इनर में बीच में आउटर में फेलम, बीच में फेलोजन और इनर में फेलोडम। तो इस तरह होता है कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और कॉर्टेक्स। और ये सारे जो लेयर है, तीनों लेयर कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, उसके बाद कॉर्टेक्स, मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलकर जो बनाते हैं इसको पेरिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडर्म। फेलोजन, फेलम और फेलोडम, इसको कलेक्टिवली पेरिडर्म कहते हैं, जो कैम्बियल एक्टिविटी होता है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। बार्क जो होता है वो नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि टिश्यू एक्सटीरियर ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम को रेफर करता है। उसके बाद बार्क जो होता है जिसमें कि पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम आते हैं। बार्क जो होता है अर्ली सीजन में बनता है, बार्क आउटर लेयर ऑफ द स्टेम होता है, और ये अर्ली में जो बनेगा वो सॉफ्ट बार्क, और जो लेट बनेगा उसको हार्ड बार्क कहेंगे। नेक्स्ट है लेंटिसल्स क्या होता है। तो लेंटिसल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमल सेल है जो कि रप्चर हो जाते हैं और लेंस शेप्ड ओपनिंग कहलाते हैं स्टेम पे। ये सब जो ओपनिंग है वो आपका लेंटिसल्स कहलाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट कैसे होता है? इसमें डाइकोट रूट में वास्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ये जो है फ्लोएम बंडल्स के, ये इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। फ्लोएम बंडल के जस्ट बिलो से ओरिजिन होता है। अब पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू है जो कि प्रोटोजाइलम के अबव होता है और कंप्लीट और कंटिन्यूअस वीविंग बनाता है। इसके बाद और सारे जो इवेंट है वो डाइकोट स्टेम के सिमिलर होते हैं। तो इस तरह हमने ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। होप कि समझ में आया। 2 से 3 बार इसको पढ़ना ज़रूरी है। चैप्टर थोड़ा सा टफ है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 7। थैंक यू।